तो बेटा पिछली क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। अभी हम बेटा क्वेश्चन नंबर 9 से बात करना शुरू करेंगे। 9th क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे बेटा स्टडी मटेरियल से। बेटा ये जो स्टडी मटेरियल है ये आपके क्या नाम है वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड किया बेटा। ये अपडेटेड एडिशन है। अगर किसी के पास पुराना स्टडी मटेरियल है तो प्लीज नया वाला स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेना। तो बेटा हम नया वाला स्टडी मटेरियल में से क्वेश्चन नंबर 9 के को रीड करें। द डायरेक्टर्स ऑफ बीटा लिमिटेड आर कंटेम्पलेटिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन टू रिप्लेस अ मशीन। तो बेटा उनके पास एक एग्जिस्टिंग मशीन है जिसको रिप्लेस करने के लिए वो एक नई मशीन खरीदना चाहते हैं विच हैज बीन इन ऑपरेशन इन द फैक्ट्री फॉर द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल से बेटा वो हमारे पास फैक्ट्री के अंदर अवेलेबल है मशीन। इग्नोरिंग इंटरेस्ट बट कंसीडरिंग टैक्स एट 50% ऑफ नेट अर्निंग्स सजेस्ट विच ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव शुड बी प्रेफर्ड। तो बेटा एक हमारे पास पुरानी मशीन है, एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास है नई मशीन का। तो हमें दोनों में से कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए उसके बारे में आपको डिसाइड करना है। और डिसाइड करने के लिए हमारे पास बेटा इन्फॉर्मेशन है। टैक्स का रेट 50% दे रखा है। परचेज प्राइस बेटा आपको दे रखा है। पुरानी मशीन जब कभी खरीदी थी तब 40,000 रुपए की खरीदी थी और नई मशीन 60,000 रुपए की आएगी। तो अगर मैं भी लेने जाता हूँ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन बेटा पुराने वाली मशीन भी 10 साल चलती है, नई वाली मशीन भी 10 साल चलेगी। जबकि पुरानी मशीन को बेटा ऑलरेडी मैं 5 साल के लिए इस्तेमाल कर चुका हूं। मशीन रनिंग आवर्स पर एनम 2000 एक साल के अंदर मशीनें दोनों 2000 घंटे काम करती हैं। एक घंटे के अंदर बेटा जो प्रोडक्शन होती है पुरानी मशीन से 24 यूनिट बनती है जबकि नई मशीन से 36 यूनिट्स बन रही है। वेजेस पर रनिंग आवर तो बेटा हमारे पास वेजेस अवेलेबल है 3 रुपए एक घंटे के देना। दूसरी वाली में नई मशीन पर 5 रुपए 25 पैसे एक घंटे के देने हैं। पुरानी वाली मशीन बेटा 2000 रुपए की पावर कंज्यूम करती है, नई वाली मशीन 4500 की पावर कंज्यूम करती है। कंज्यूमेबल स्टोर्स पर एनम, ऑल अदर चार्जेस पर एनम, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट बेटा हमारे को दे रखा है। यू मे अज्यूम दैट द अबव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स विल होल्ड गुड थ्रू आउट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ईच ऑफ द मशीन्स। डेप्रिसिएशन हैज टू बी चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो बेटा डेप्रिसिएशन जो आपने लगाना है वो स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग आपने लगाना है। ठीक है, लगा लेंगे बेटा डेप्रिसिएशन। अब बेटा इस सवाल में जो क्वेश्चन है मेथड है बेटा वो तो कुछ बताया ही नहीं कि आपको मेथड कौन सा यूज करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या मेरे पास डिस्काउंट रेट अवेलेबल है? अभी तक क्वेश्चन जो बेटा हमने पूरा पढ़ा इस सवाल के अंदर बेटा हमें डिस्काउंट रेट मिला ही नहीं। जब डिस्काउंट रेट नहीं मिला तो बेटा इसका मतलब कोई भी डिस्काउंटिंग टेक्निक तो इस्तेमाल की नहीं जा सकती। और अगर डिस्काउंटिंग टेक्निक बेटा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा? हमें कोई ना कोई बेसिक ट्रेडिशनल टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। या तो पे बैक मेथड लगाएंगे या पर अप्लाई करने के लिए या तो पे बैक मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा या तो एआरआर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पे बैक भी निकाल सकते हो और एआरआर भी निकाल सकते हो। पे बैक मेथड बेटा ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता क्योंकि बेटा वो पोस्ट पे बैक पीरियड के जितने भी कैश फ्लोज होते हैं उनको इग्नोर कर देता है। मतलब अगर एक बार पे बैक पीरियड आ गया मतलब जो भी पैसा मैंने लगाया वो मुझे रिकवर हो जाए, उसके बाद प्रोजेक्ट मुझे जो भी कमा करके देता है बेटा हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो हम इस टेक्निक को यूज नहीं करेंगे। हम बेटा जो हमारे पास दूसरी ट्रेडिशनल टेक्निक है क्योंकि डिस्काउंट रेट है नहीं तो एनपीवी वगैरह तो कैलकुलेट की नहीं जा सकती। तो यहाँ पर आपको एआरआर और पे बैक में से दोनों में से कोई भी एक टेक्निक अप्लाई करनी है। तो बेटा एआरआर निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मेट अवेलेबल होता है? एआरआर निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मेट अवेलेबल होता है? एआरआर का फॉर्मूला हमने बेटा देखा था पिछले वाले सवालों के अंदर भी। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। और एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए बेटा आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। बेटा हम नई मशीन की पुरानी मशीन की दोनों की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। क्वेश्चन में बेटा हमारे पास सेल्स की क्वांटिटी भी अवेलेबल है कि एक घंटे में हम 24 यूनिट बनाते हैं और 2000 घंटे काम होगा तो 48,000 यूनिट और 36 यूनिट बनाते हैं बेटा तो ये जगह 72,000 यूनिट। तो मेरे पास प्रोडक्शन भी अवेलेबल है, सेलिंग प्राइस भी अवेलेबल है, खर्चे अवेलेबल है। आपको सेल्स में से बेटा खर्चे माइनस करने हैं, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट को आपने वही का वही प्रॉफिट आपका हर साल आने वाला है क्योंकि डेप्रिसिएशन भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है हर साल। तो आपको एआरआर कैलकुलेट करने के लिए उसी प्रॉफिट का इस्तेमाल करना है अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आपके पास कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, पुरानी मशीन की भी नई मशीन की भी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। स्क्रैप वैल्यू बेटा क्वेश्चन में अवेलेबल है या नहीं चेक कर लेते हैं एक बार। तो बेटा स्क्रैप वैल्यू हमारे पास अवेलेबल क्वेश्चन में दोनों में से किसी भी मशीन की बेटा हमारे पास स्क्रैप वैल्यू नहीं है। तो हम दोनों के ऊपर कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू 0 मान के एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। जिस मशीन का एआरआर ज्यादा आएगा उस मशीन से हम पैसा उस मशीन के अंदर उस मशीन को हम एक्सेप्ट करेंगे। बेटा पुरानी मशीन मेरे पास है, अगर पुरानी मशीन का एआरआर ज्यादा आ जाता है तो हम नई मशीन परचेज नहीं करेंगे, रिप्लेसमेंट डिसीजन है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलो बेटा इस सवाल को ध्यान से पढ़ना है। इस सवाल के अंदर हमको दो पार्ट सॉल्व करने हैं। ये बेटा सीए में फाइनल के अंदर भी एक बार अपीयर हो चुका है इस तरीके का क्वेश्चन। तब पेपर में जो क्वेश्चन आया था बेटा वो मशीन आर और मशीन क्यू का था। अच्छा जी, तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबिलिटी है, अ कंपनी हैज जस्ट इंस्टॉल्ड अ मशीन मॉडल ए फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू प्रोडक्ट एट कैपिटल कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख। तो बेटा हमने 1 लाख रुपए की एक मशीन ऑलरेडी परचेज कर ली है। मशीन हमने ऑलरेडी परचेज कर ली है। अब बेटा जब मशीन मेरे पास ऑलरेडी है और मैंने अभी अभी परचेज करी है और उसके बारे में हम आगे बात सोच रहे हैं, the annual operating costs are estimated at ₹50,000 excluding depreciation, and these costs are estimated on the basis of an annual volume of 1 lakh units of production. The fixed cost at this volume is of 1 lakh unit of output will remain at 4 lakh rupees per annum. तो बेटा हम 1 लाख यूनिट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। 50,000 रुपए का हमारा एनुअल ऑपरेटिंग खर्चा लगेगा, 4 लाख रुपए की हमारी फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी, जबकि सेलिंग प्राइस है बेटा 5 रुपए पर यूनिट। 5 रुपए पर यूनिट। द मशीन हैज अ 5-year लाइफ विद नो रेजिडुअल वैल्यू। 5 साल की लाइफ है और ये मशीन मैं ऑलरेडी परचेज कर चुका हूं। The company has now come across another model called Supermodel, which is capable of giving the same volume of production at an estimated annual operating cost for 30,000 rupees exclusive of depreciation. The fixed cost will, however, remain the same in value. The machine will also have a 5-year life with no residual value और कैपिटल कॉस्ट है बेटा 1.5 लाख रुपए की। मैं जो नई मशीन के बारे में सोच रहा हूँ बेटा सुपर मॉडल, वो 1.5 लाख रुपए का आएगा। स्क्रैप वैल्यू इसकी 0 है, लाइफ इसकी भी 5 साल की और इसको हर साल चलाने के अंदर 30,000 रुपए लगेंगे, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट सेम है। और बेटा जब फिक्स्ड कॉस्ट दोनों जगह पर सेम है तो आप अगर चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो कंपैरिजन के अंदर, क्योंकि वो दोनों जगह पर सेम लग रही है। खैर, तो बेटा मेरे पास 2 पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ में पुरानी एक मशीन जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसके बारे में बात हो रही है कि यूनिट्स हम बनाएंगे 1 लाख 5 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 50,000 की ऑपरेटिंग कॉस्ट है, 4 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट है और मशीन आई थी 1 लाख रुपए की। नई मशीन जो है बेटा वो 1.5 लाख रुपए की है, लेकिन उसके ऊपर हर साल का जो खर्चा होगा वो केवल 30,000 रुपए का होगा, यानी कि हर साल 20,000 रुपए बचेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट लेकिन सेम रहेगी, आउटपुट भी हमारी सेम रहेगी। The company has an offer for the sale of machine of model A, बेटा ये पुरानी मशीन है which has just been installed at ₹50,000। तो बेटा अगर पुरानी मशीन आप बेचने के लिए चले, जो मैंने अभी 1 लाख रुपए की खरीदी है बेटा, अगर मैं उसको बेचने चले जाता हूँ नई मशीन के बदले में, तो वो मशीन चली जाएगी मेरी 50,000 रुपए में। अभी के भी 50,000 का नुकसान हो जाएगा एंड द कॉस्ट ऑफ रिमूवल देयरऑफ विल अमाउंट टू 10,000 रुपीज। लो 50,000 रुपए की मशीन जाएगी, 10,000 रुपए का उसके ऊपर और भी खर्चा हो जाएगा, तो नेट मुझे केवल 40,000 ही मिलने आज मशीन बेच के। बेटा जो मशीन मैंने अभी 1 लाख की खरीदी है वो अभी के अभी 40,000 की ही जाएगी नेट, तो 60,000 का लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन ने अगर आगे कुछ नहीं बताया तो इस 60,000 के लॉस के ऊपर टैक्स सेविंग भी होती है। In view of the lower operating cost, the company is desirous of dismantling of the Model A and installing supermodel machine. Assume that Model A has not yet started commercial production and that the same time lag in the removal thereof and the installation of the supermodel machine is not material। तो कह रहे हैं जब पुरानी मशीन में तक काम करना शुरू नहीं करा उसको निकालने में और नई मशीन को इंस्टॉल करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 14%। अब बेटा डिस्काउंट रेट दे रखा है तो आप एनपीवी वगैरह वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमारे पास दे रखे हैं 14% के हिसाब से। स्टेट वेदर द कंपनी शुड रिप्लेस मॉडल ए बाय इंस्टॉलिंग द सुपर मॉडल मशीन। तो बेटा ये तो एक पार्ट हो गया कि मैंने जो ऑलरेडी एक मशीन ले रखी है इसको बेच के क्या मैं दूसरी मशीन ले, यानी कि रिप्लेसमेंट डिसीजन का पार्ट हो गया। आगे पढ़ो। विल देयर बी एनी चेंज इन योर डिसीजन इफ द मॉडल ए मशीन has not been installed and the company is in the process of consideration of selection of either of the two model of the machine। अब वो दूसरे सवाल के बारे में बात करें बेटा। फर्स्ट पार्ट में क्या था, मशीन जो ऑलरेडी ए मशीन है वो आपने खरीद रखी है, अब आप उसको बेच के नई मशीन लाने के बारे में सोच रहे हो। जबकि जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि अगर आपने मशीनें नहीं खरीदी होती और दोनों मशीनें अब आपके पास ऑप्शन में पड़ी होती है कि मशीन ए लेनी है या फिर सुपर मॉडल लेना है, तो आप दोनों में से कौन सी मशीन खरीदते बेटा। 2 अलग अलग सवाल है। फर्स्ट वाले केस में रिप्लेसमेंट डिसीजन चलेगा, जबकि दूसरे वाले केस के अंदर रिप्लेसमेंट नहीं है। दोनों मशीनों को कंपेयर करेंगे, जिस मशीन की एनपीवी बेटर आएगी उस वाली मशीन को हम खरीद लेंगे।
तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बेटा हमने देखा था कि हमारे पास एक मशीन ऑलरेडी है और मुझे एक नई मशीन परचेज करनी है। पुरानी नई जो मशीन मैंने बेचनी है मॉडल ए बेटा वो मैंने अभी अभी खरीदी है और उसको बेच के हम नई मशीन लाने के बारे में सोच रहे हैं। तो नई मशीन की जो कॉस्ट है इनिशियल कैश आउटफ्लो में, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन बेटा नई वाली मशीन जो मुझे पड़ेगी वो 1.5 लाख रुपए की पड़ेगी और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है बेटा वो 0 है। तो नई मशीन की जो कॉस्ट है बेटा वो 1,50,000 रुपये मुझे आज की डेट में लगानी पड़ेगी। लेकिन बेटा जो हमारे पास पुरानी मशीन है उसको भी बेच देंगे। पुरानी मशीन बेटा हम अभी बेच सकते हैं, क्वेश्चन में हमने पढ़ा था हम 50,000 रुपये की बेच सकते हैं और उसकी जो स्क्रैप जो 10,000 रुपये उसके रिमूवल पे खर्च हो जाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान से देखना बेटा, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड मशीन में इसमें से माइनस कर रहा हूँ। सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड मशीन बेटा ध्यान से समझेंगे इसको। पुरानी मशीन जो है बेटा वो हमने कितने की बेची है, 50,000 रुपये की, लेकिन 10,000 रुपये का तो खर्चा ही हो गया। तो जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मुझे मिलेगी वो मिलेगी केवल 40,000। बेटा ये वो मशीन है जो मैंने अभी अभी 1 लाख रुपए की खरीदी थी और अगर मैं 1 लाख रुपए की कोई मशीन खरीदता हूँ और उस मशीन को बेटा मैं हाथ के हाथ सेल कर दूँ 40,000 रुपये में, तो बेटा मुझे तो लॉस हो जाएगा। और लॉस के ऊपर बेटा होती है टैक्स सेविंग, लॉस के ऊपर होती है टैक्स सेविंग। तो बेटा इस टैक्स सेविंग को जरूर कंसीडर करना। तो 1 लाख रुपए वाली मशीन बेटा अगर नेट 40,000 रुपये में बिक जाए तो आपको 60,000 रुपये का लॉस हो जाता है। लॉस के ऊपर बेटा आपको जो टैक्स सेविंग दे रखी है, टैक्स का रेट बेटा क्वेश्चन में दे रखा है वो है, टैक्स का रेट बेटा क्वेश्चन में था, कहाँ गया भाई, ओह इग्नोर टैक्स लिखा हो बेटा क्वेश्चन में, इग्नोर टैक्स, ये तो मोजी हो गई बेटा। अगर टैक्स इग्नोर करना है, हमने पहले ध्यान से नहीं पढ़ा बेटा उसमें कि टैक्स इग्नोर कर दो बेटा। अगर टैक्स इग्नोर करना है तब तो डेप्रिसिएशन का भी कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में बेटा। अगर टैक्स इग्नोर हम कर देते हैं तो उस केस में तो डेप्रिसिएशन का भी कोई रोल नहीं बचता, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाते ही इसलिए थे ताकि टैक्स की सेविंग हो जाए। तो फिलहाल बेटा नई पुरानी मशीन जब बेचूंगा तो सीधा 40,000 ही मिल जाएंगे। इग्नोर टैक्स लिखा हुआ बेटा क्वेश्चन के अंदर 3rd पैराग्राफ में। तो मुझे बेटा नई मशीन खरीदने के लिए आज की डेट में केवल 1,10,000 रुपये लगाने पड़ेंगे और ये मेरा हो जाएगा PVCO टाइम 0 पर जो जाता है पैसा। तो PVCO टाइम 0 पर तो बेटा 1,10,000 रुपये की नेट आउटफ्लो आपके पास से चली जाएगी। कोई टैक्स सेविंग बेटा लॉस ऑन कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट पे कोई भी टैक्स सेविंग नहीं होगी। तो ये तो हो गया जी इनिशियल कैश आउटफ्लो। उसके बाद सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो बेटा हर साल क्या होगा, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा। अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं दोनों मशीनों की जो आउटपुट है, आउटपुट तो सेम ही रहने वाली है, वो क्वेश्चन में लिखी हुई थी बेटा 1 लाख यूनिट है, 5 रुपए के हिसाब से बिकनी है और हर यूनिट के ऊपर बेटा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो दोनों मशीनों की सेम थी। तो नई मशीन लाने की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा जरा वो देख लेते हैं बेटा। नई मशीन लेने की वजह से रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा, सेविंग इन कॉस्ट जरूर होगी। सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटा पुरानी मशीन यानी कि अगर आप मॉडल ए से काम करते हो तो हर साल 50,000 रुपए का खर्चा लगाना पड़ता है, जबकि सुपर डिलक्स मॉडल में हर साल केवल 30,000 का खर्चा लगेगा। फिक्स्ड कॉस्ट में बेटा कोई भी सेविंग नहीं आने वाली, सेल कोई भी नहीं इंक्रीज होने वाली। हाँ डेप्रिसिएशन का चेंज होता है लेकिन उसका भी हमारे पास कोई कैलकुलेशन का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से जो काम होता है वो टैक्स सेविंग का है और आपको टैक्स का जो टैक्स को आपने इग्नोर करना है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो बेटा आपको जो सेविंग अब हर साल होने वाली है वो होने वाली है केवल 20,000 रुपये की। इसके अलावा बेटा आपको और कुछ कैश फ्लो का कंसीडर नहीं करना। तो ये और ये सेविंग आपको कब तक होती रहेगी, टाइम 1 से लेकर के टाइम 5 तक बेटा ये सेविंग आपको होती रहेगी। तो टाइम 0 पर बेटा आउटफ्लो है, टाइम 1 से लेकर टाइम 5 तक का इनफ्लो है। और जो नई वाली मशीन है बेटा उसकी स्क्रैप वैल्यू भी क्वेश्चन ने आपको बताई थी कितनी, 0 है, ठीक है। अब तो करना है बेटा एनपीवी निकालनी है। क्वेश्चन ने हमारे को रिक्वायर्ड रेट अपना प्रोवाइड कर दिया था 14%, फैक्टर भी दे रखे थे लेकिन वो फैक्टर भी उसने अलग अलग दे रखे। हमको पीवीएफ चल जाएगा जब हर साल कैश फ्लो सेम होता है, तो जब हर साल कैश फ्लो सेम होता है तो बेटा हम पीवीएफ का इस्तेमाल कर लेते, तो हम पीवीएफ का इस्तेमाल कर लेंगे एनपीवी निकालने के लिए। तो एनपीवी निकालने के लिए
बेटा आपको चाहिए पीवीसीआई। पीवीसीआई इज इक्वल टू 20,000 जो आपको हर साल मिल रहे हैं मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 14% वाले 5 साल तक के फैक्टर। और बेटा ये फैक्टर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1.14 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा। बेटा पांचों साल के फैक्टर मेरे पास जो आ जाएंगे टोटल करके बेटा वो आ रहे 3.433। तो 3.433 से बेटा मैं 20,000 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 68,662। और अगर बेटा मैं इसमें से पीवीसीओ माइनस कर दूं जो कि बहुत सारी है बेटा, ऊपर 1,10,000, तो हमारे पास जो एनपीवी आएगी बेटा वो एनपीवी नेगेटिव आने वाली है 41,338 रुपीज। एनपीवी बेटा नेगेटिव आ रही है हमारे पास। एनपीवी आ रही है बेटा हमारे पास नेगेटिव 41,338। तो ये तो हो गया बेटा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने क्या करा था, पुरानी मशीन हमारे पास थी, हमने बेटा पुरानी मशीन को बेच दिया और नई मशीन हमने खरीद ली। और उसके बाद बेटा बेचने के बाद हमारे को सिर्फ एक ही सेविंग हो रही है, 20,000 रुपये हर साल बचेंगे, डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाना, टैक्स भी नहीं लगाना। पुरानी मशीन बेच के जो हमारे को प्रॉफिट हुआ है, उसके ऊपर लॉस हुआ है, उसके ऊपर भी टैक्स सेविंग नहीं होगी, और आपकी एनपीवी बेटा नेगेटिव आ जाएगी 41,338। ये फर्स्ट पार्ट है। अब मैं इसी क्वेश्चन का बेटा सेकंड पार्ट पे बात कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ने मुझसे मांगा है कि ये बताओ जी, अगर मान लो दोनों मॉडल आपको अभी खरीदने होते तो फिर आप क्या करते? तो बेटा मैं दोनों मशीनों को अलग अलग कंपेयर करता, दोनों मशीनों की अलग अलग एनपीवी निकालते। कैसे करते बेटा, जरा ध्यान से देखेंगे। दोनों मशीनों को बेटा अगर मुझे अलग अलग सॉल्व करना होता तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते? तो बेटा मैं हमारे पास है मशीन, एक तो हमारे पास मशीन ए है और एक है हमारे पास सुपर मॉडल। इन दोनों मशीनों में से मुझे कोई एक मशीन खरीदनी है, तो बेटा हम इनको कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों को। तो कंपेयर करने के लिए बेटा सबसे पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो कॉस्ट ऑफ मशीन। तो बेटा अगर आप मशीन ए लेने जाते तो आपको ये 1,00,000 रुपए की मिल जाती, जबकि मशीन बी जो है बेटा वो ये जो सुपर मॉडल है वो 1,50,000 रुपए का मिलता है। और आपको पुरानी मशीन है भी नहीं बेचने के लिए, इन दोनों में से एक सिलेक्ट करनी है। अगर मान लो अगर आपने कोई मशीन ए परचेज नहीं की होती, अगर आपने मशीन ए परचेज नहीं की होती तो आपका क्या आउटफ्लो बनता वो हमने देख लिया। अब बेटा उसके बाद इनफ्लोज में क्या होगा बेटा? सेल। मैं इनफ्लोज के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा। सेल 1,00,000 यूनिट बनाते बेटा, 1,00,000 यूनिट बिकती कितने रुपए के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से। तो चाहे आपने मशीन ए खरीदी होती, चाहे आपने सुपर मॉडल खरीदा होता, दोनों केस में जो कॉस्ट रहती है वो सेल रहती है वो 5,00,000 की रहती है। इसके अलावा बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बेटा हमारे पास। पुरानी मशीन से बात करते हैं तो 50,000, नई मशीन से बात करोगे तो 30,000। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट बेटा इस पे लगती है 4,00,000, नई वाली मशीन पे भी लगेगी 4,00,000। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं है। तो बेटा मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। लेकिन बेटा यही मेरा फाइनल प्रॉफिट भी है, क्योंकि टैक्स भी नहीं है, डेप्रिसिएशन भी नहीं है। तो फाइनल कैश फ्लो भी यही है, CFAT जिसको हम बोलते हैं। और ये पैसा कब से लेके कब तक आएगा बेटा? टाइम 1 से लेकर के टाइम 5 तक। 5 साल की लाइफ थी बेटा दोनों मशीनों की। तो बेटा यहाँ पर मिलेंगे हमारे को 4,50,000 में खर्चा हो जाएगा, 50,000 का कैश फ्लो आ रहा है, और यहाँ पर जो कैश फ्लो आ रहा है बेटा वो आ रहा है 70,000 रुपए का। 5,00,000 माइनस में 4,30,000। तो बेटा मेरे पास कैश फ्लोज भी आ गए, मेरे पास आउटफ्लोज भी हैं। जरा एनपीवी कैलकुलेट करते हैं बेटा। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए चलो जरा कैलकुलेशन एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए। तो बेटा पीवीसीआई माइनस में पीवीसीओ, पहले जरा मशीन ए के बारे में बात कर लेते हैं, पीवीसीआई निकालते हैं इसके। हर साल बेटा आपको मिलने हैं 50,000 रुपए, जिसके ऊपर मैं फैक्टर अप्लाई करूंगा 5 साल का। और फैक्टर का रेट बेटा मेरे पास कोई 14% वाला अप्लाई करना है। तो जो फैक्टर का रेट आया था बेटा हमारे पास वो आ गया 3.433।
तो PVCI आ जाएगा बेटा हमारे पास 3.433 मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो 1,71,650 माइनस में PVC बेटा मशीन आएगी कितने की, 1,50,000, 1,00,000 रुपए की मॉडल ए, तो NPV आएगी बेटा 71,650। और मॉडल अगर बेटा मैं सुपर मॉडल की बात करता हूँ तो सुपर मॉडल की जो PVCI आएगी बेटा वो हर साल आएगी 70,000 मल्टीप्लाई बाय 5 साल का फैक्टर 3.433, तो ये वैल्यू बनती है बेटा हमारे पास 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3.433, तो बेटा बनेगी 2,40,310। माइनस में PVCO बेटा अगर आप माइनस कर देते हो तो PVCO इसका था 1.5 लाख रुपए, तो आपके पास अब NPV आ जाएगी बेटा 90,310 रुपीज। तो बेटा अगर आप मशीन सुपर मॉडल परचेज करके आते हो तो सुपर मॉडल परचेज करके आपको NPV ज़्यादा मिलेगी ए मॉडल के मुकाबले। सुपर मॉडल बेटा परचेज करने पे आपकी NPV है 90,310, जबकि मॉडल ए परचेज करने पे जो आपकी NPV है वो है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर हम 11 पढ़ना शुरू करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में इंफॉर्मेशन है, टेक्ट्रोनिक्स Limited, an existing company is considering a new project for the manufacture of a pocket video game involving a capital expenditure of rupees 600 लाख। तो बेटा 6 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर और वर्किंग कैपिटल लगानी है 1.5 करोड़ रुपए की, 150 लाख। The capacity of the plant for an annual production of 12 lakh units and capacity utilization during the 6-year working life of the project is expected to be as indicated below। अच्छा जी, और बेटा हमारे पास डेटा दे रखा है कि हमने कब कब कितनी प्रोडक्शन करी। बेटा टोटल कैपेसिटी का पहले साल में केवल 33.33% यूज होगा, सेकंड ईयर के अंदर हम 66.66% इस्तेमाल करने वाले हैं, थर्ड ईयर में 90% कैपेसिटी का इस्तेमाल होगा और फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ईयर के अंदर 100% कैपेसिटी का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, और बेटा उसके बाद द एवरेज प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 200 नेटिंग अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 40%। तो बेटा 200 रुपए में बेचेंगे, कंट्रीब्यूशन बचेगा 40%, यानी कि 80 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट एक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एस्टिमेटेड टू बी रुपीस 480 lakhs per annum from the third year onwards। For the first and second year it would be rupees 240 lakhs and 360 lakhs। तो बेटा पहले साल में 240 लाख की फिक्स कॉस्ट है, तो दूसरे साल में 360 लाख की फिक्स कॉस्ट है और उसके बाद हर साल लगेंगे 480 लाख रुपए फिक्स्ड कॉस्ट के। The average rate of depreciation for tax purposes is 33.33% on the capital assets. No other tax reliefs are anticipated। तो बेटा डेप्रिसिएशन आपको 33.33% के हिसाब से लगाना है और बेटा 33.33% WDV मेथड के हिसाब से लग सकता है, क्योंकि अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाओगे तो 3 साल में ये एसेट कंप्लीट हो जाएगी, जबकि एसेट 6 साल तक चल रही है। No other tax relief is anticipated। टैक्स का रेट है बेटा हमारे पास 50%। At the end of the third year, an additional investment of rupees 100 lakh would be required for working capital। तो बेटा ऊपर आपको एक वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट दे रखी है 150 लाख रुपए की। इसके अलावा आपको थर्ड ईयर में एक नई वर्किंग कैपिटल और लगानी है, कितने रुपए की, उसके अलावा बेटा आपको थर्ड ईयर के अंदर एक नई वर्किंग कैपिटल लगानी है 100 लाख रुपए की, वुड बी रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल। The company, without taking into account the effect of financial leverage, has targeted a rate of return of 15%। तो बेटा फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है कंपनी के अंदर कोई डेट इक्विटी की रेशो का ध्यान में रखे बिना कंपनी ने सीधा 15% रिक्वायर्ड रेट रखा है, तो आपको 15% रेट ऑफ रिटर्न कवर करना है कम से कम। You are required to indicate whether the proposal is viable, giving your working notes एंड एनालिसिस। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन है। 12 लाख यूनिट की बेटा 100% कैपेसिटी भी दे रखी है और उसके अलावा बेटा हमारे पास नीचे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। बेटा हर साल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन अलग अलग है, डिप्रिसिएशन का रेट WDV मेथड से, तो मुझे हर साल के जो कैश इनफ्लो के कॉलम है वो अलग अलग बनाने पड़ेंगे। इनिशियल आउटफ्लोज के अंदर बेटा हमारे पास टोटल 3 कैश आउटफ्लोज होंगे, एक 600 लाख रुपए का जो प्लांट लग रहा है, दूसरा आपके पास 150 लाख रुपए की जो वर्किंग कैपिटल इनिशियली लग रही है, इसके अलावा तीसरा बेटा जो आप 100 लाख रुपए की एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगाने वाले हो टाइम 3 पर, इसको भी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके PVCO का पार्ट बना लेंगे और फिर PVCI की भी कैलकुलेशन करते हैं। चलो बेटा सोल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 12 लाख यूनिट की एनुअल कैपेसिटी है और नई मशीन जो हमने खरीदी है बेटा वो 600 लाख की आएगी। 150 लाख रुपए की इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी वो वर्किंग कैपिटल भी लगानी है और एक अपने बाद में 100 लाख की वर्किंग कैपिटल और भी लगानी थी। तो सबसे पहले बेटा इनिशियल कैश आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। बेटा नया वाला जो प्रोजेक्ट है वो तो लग रहा है जी 600 लाख का। वर्किंग कैपिटल जो आपको आज लगानी है बेटा वो है 150 लाख की, प्लस वर्किंग कैपिटल टाइम 3 वाली जो आपको लगानी है बेटा वो बनती है 100 लाख रुपए, लेकिन वो तीसरे साल के अंत में लग रही है, तो मुझे तीसरे साल का फैक्टर भी लगाना है। ठीक है, तो तीसरे साल का बेटा मैं 15% वाला फैक्टर निकालता हूँ, 1/1.15 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, पहला दूसरा तीसरा 0.6575। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 65.75 लाख। तो इनिशियल कैश आउटफ्लो मेरी जेब से जो जाएगा वो जाएगा बेटा इन तीनों को ऐड करके 815.75। $815.75 लाख की बेटा हमारे पास आउटफ्लो हो गई। ये हो गया, ये पैसा आपके पास टाइम जीरो पर चला गया। अब उसके बाद बेटा हर साल क्या होने वाला है, सब्सिक्वेंट इनफ्लो। तो बेटा क्योंकि हर साल की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अलग अलग मुझे दे रखी है, डेप्रिसिएशन भी आपको WDV मेथड से लगाना है, तो बेटा हम क्या करेंगे, हर साल के कॉलम अलग अलग बनाएंगे। बेटा 6 साल तक की हमने बात करनी है। मैं चौथे, पांचवें, छठे साल का कैलकुलेशन एक साथ कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन तो अलग अलग लगेगा WDV मेथड के हिसाब से। तो बेटा आपको 6 साल के सेपरेट कॉलम बनाने पड़ेंगे और डेप्रिसिएशन भी बेटा हमको कैलकुलेट करना है। चलो बेटा क्वेश्चन ने हमको बता दिया था जी आपके पास जो यूनिट्स हैं वो 200 रुपए के हिसाब से बिकते हैं, जिसके ऊपर 40% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर देता हूँ एक ही बार। बेटा 200 के ऊपर 40% के हिसाब से 80 रुपए पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है। अगर 80 रुपए पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है तो बेटा इसको आगे अप्लाई भी कर लेते हैं। क्वांटिटी बेटा मुझे कैसे पता चलेगी, 12 लाख की एनुअल कैपेसिटी है, तो बेटा ईयर 1 2 3 4 5 6 बेटा पहले मैं यूनिट्स लिख देता हूँ कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो यूनिट्स है बेटा हमारे पास 12 लाख का 33.33% तो होता है बेटा 4 लाख यूनिट्स। फिर 66.66% यूनिट्स हो जाएंगे बेटा 12 लाख का, ये हो जाएगा 8 लाख यूनिट्स। 90% हो जाएंगे बेटा 12 लाख का 90% हो जाएगा 10.8 लैक्स। फिर उसके बाद बेटा 100% कैपेसिटी यानी कि 12 लाख, 12 लाख और 12 लाख, ये तो होगी बेटा कैपेसिटी। अब इसी कैपेसिटी के ऊपर बेटा अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 80 रुपीज मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो मैं सीधा कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 4 320 लाख, 640 लाख, 10.8 मल्टीप्लाई बाय 80 864 lakhs, 12 मल्टीप्लाई बाय 80 960 lakhs। तो बेटा कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया। क्वेश्चन ने आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी बताई थी। पहले साल की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 240 है, दूसरे साल की 360 है और उसके बाद हर साल की तीसरे साल से लेकर के आगे तक बेटा हर साल 480 लाख है। तो कंट्रीब्यूशन माइनस में फिक्स्ड कॉस्ट करके बेटा हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट के ऊपर बेटा हमारे को लगाना पड़ेंगे क्या नाम है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आ जाएगा, तो बेटा हमको डेप्रिसिएशन ही माइनस करना है, फिर हम उसके ऊपर टैक्स भी लगाएंगे। तो बेटा फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो ईबीडीटी आ जाता है। $80 लाख, 280 लाख, 640 माइनस में 360 तो 280 लाख, 864 माइनस 480, 864 माइनस 480 तो बेटा ये हो गया 384 लैक्स, 480 लैक्स, 480 480।
तो बेटा हर साल का ईबीडीटी आ गया, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन लगेगा डब्ल्यूडीवी मेथड के हिसाब से 33.33% और वो लगेगा सिर्फ 600 लाख के ऊपर। तो 600 लाख के ऊपर 33.33% बेटा डेप्रिसिएशन आ गया पहले साल का 200 लाख। और बेटा अगली बार का डेप्रिसिएशन आ जाएगा बेटा हमारे पास 133.33 lakhs। $88.88 lakhs। $59.26। $39.51। $26.34। तो बेटा जब आप ये सारा डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दोगे तो आपके पास आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। तो बेटा ये हो जाएगा 120 लाख का नेगेटिव, 280 माइनस में 133.33, 146.67 प्रॉफिट है बेटा ये। 384 माइनस में 88.89, 295.11, 480 माइनस में 59.26, 480 माइनस में 59.26, बेटा 420.74। फिर बेटा उसके बाद 480 माइनस में 39.5, 480 माइनस में 39.51 जाएगा 440.49 और लास्ट में बेटा 480 माइनस में 26.34 तो 453.66। तो बेटा ये ईबीटी आ गया, इसके ऊपर टैक्स लगाना है। तो पहले टैक्स कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो टैक्स बनेगा बेटा 120 इन सबके ऊपर बेटा। फिर टैक्स का जो रेट है वो 50% दे रखा है। तो बेटा जब लॉस होता है तो प्रॉफिट होता है तो टैक्स देते हैं, लॉस होता है तो टैक्स सेव होता है। इनकम पॉजिटिव टैक्स पॉजिटिव, इनकम नेगेटिव टैक्स नेगेटिव, ऐसा हमने पहले भी सीखा हुआ। तो बेटा सबके ऊपर 50% टैक्स कैलकुलेट होगा। तो मैं टैक्स के बाद सीधा अर्निंग आफ्टर टैक्स लिख देता हूँ बेटा। तो बेटा 50% मल्टीप्लाई करके सबके बाद में बेटा सीधा अर्निंग आफ्टर टैक्स लिख रहा हूँ। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 120, ये तो हो जाएगा बेटा 60 अर्निंग आफ्टर टैक्स। और बेटा ये नेगेटिव आएगा 146.67, 73.33, 295.11, 147.56, 420.74। तो बेटा ये आएगा 210.37, 440.49। तो इसके ऊपर आएगा बेटा आफ्टर टैक्स 220.25 और लास्ट है बेटा 453.66 तो 226.83। अब बेटा जो अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरे पास है बेटा, इस अर्निंग आफ्टर टैक्स के अंदर मुझे डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है। जो डेप्रिसिएशन आपने 200 लाख वगैरह वगैरह ऐड कर रखे हैं, माइनस करके अर्निंग आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। तो मैं सीधा कैश फ्लोज आगे लिख देता हूँ बेटा। तो कैश फ्लोज मेरे पास आ जाएंगे बेटा, डेप्रिसिएशन 60 में ऐड करूंगा, ये नेगेटिव है बेटा, 200 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 140 पॉजिटिव। इसमें आकर के बेटा डेप्रिसिएशन अगर आप ऐड बैक कर दोगे तो आपके पास भी वैल्यू बच जाएगी बेटा 73.33 प्लस 133.33। तो मैं ये वैल्यूज एक बारी लिख देता हूँ। तो बेटा ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेटा मैं लिख रहा हूँ सीधा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो वो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बेटा कैसे आ रहा है, बेटा
ये जो 60 वैल्यू नेगेटिव है और इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर रहा हूँ बेटा, इन सब में डेप्रिसिएशन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो पहले साल का आ जाएगा बेटा 140 पॉजिटिव, दूसरे साल का आएगा बेटा हमारे पास 73.33 प्लस 133.33, तो 206.66। थर्ड ईयर का आएगा बेटा हमारे पास, डेप्रिसिएशन है बेटा हमारे पास 88.89 प्लस 147.56, तो 147.56 प्लस 88.89, तो 236.45, 236.45 बेटा। फोर्थ ईयर की वैल्यू हमारे पास आएगी 59.26 प्लस 210.37, 59.26 प्लस 210.37, 269.63। फिफ्थ ईयर की वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास 39.51 प्लस 220.25, तो बेटा वैल्यू बनेगी 259.76। और लास्ट ईयर का कैश फ्लो आएगा बेटा 26.34 प्लस 226.63, तो 252.97। तो बेटा ये कैश फ्लो है, इस कैश फ्लो के ऊपर मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई करना है। तो बेटा इस वाले सवाल में जो मशीन है बेटा, जो सी अभी आपने खरीदी है, क्या उसकी स्क्रैप वैल्यू कोई दे रखी है हमारे पास? नहीं है। देखिए बेटा इसके अंदर अभी एक कैलकुलेशन बची हुई है, अभी हम टर्मिनल कैश इनफ्लो की भी कैलकुलेशन करेंगे। कैश फ्लो तो हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो इस कैश फ्लो के ऊपर बेटा पहले हम फैक्टर अप्लाई कर देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेटा जो फैक्टर लगेंगे वो 15% वाले लगेंगे, और फैक्टर हमको पता है कैसे कैलकुलेट होते हैं बेटा। 1 डिवाइडेड बाय 1.15, पहला फैक्टर आएगा बेटा 0.869, दूसरा फैक्टर आएगा बेटा हमारे पास 756, तीसरा फैक्टर आएगा बेटा हमारे पास 658, चौथा फैक्टर आएगा बेटा 572, पांचवा फैक्टर आएगा 0.497, और छठा फैक्टर आएगा बेटा 0.432। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो तो बनेगा ही। इसके अलावा बेटा इस सवाल के अंदर टर्मिनल कैश इनफ्लो भी है। क्वेश्चन का जो सोल्यूशन बुक में कर रखा है उसमें इग्नोर कर रखा है, लेकिन वो करना चाहिए, क्योंकि जब WDV के हिसाब से बेटा अगर कोई मशीन पे डेप्रिसिएशन लगता है तो उसकी WDV बुक्स में कुछ बचती है और सेल प्राइस नहीं दे रखा, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, टर्मिनल कैश इनफ्लो कैलकुलेट होगा बेटा। टर्मिनल कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट होगा बेटा? सेल प्राइस तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन इसकी बुक्स में कुछ WDV तो बची होगी। कैसे बेटा? अगर आपने जो मशीन खरीदी है वो मशीन है, वो थी 600 लाख की, जिसके ऊपर आपने 33.33% पहले साल का, 33.33% दूसरे साल का, 33.33% तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का और छठे साल का डेप्रिसिएशन लगा दे, तो बेटा उसके बाद ये वैल्यू बचेगी 52.67। तो बुक्स में WDV बचेगी बेटा आफ्टर डेप्रिसिएशन 52.675 लाख। वैल्यू कहाँ से बेटा? रिटर्न ऑन वैल्यू 5 साल के 6 साल के डेप्रिसिएशन का टोटल कर लो, उसके बाद आपके पास लास्ट में ये वाली वैल्यू बचेगी 52.67। तो बेटा अभी लास्ट में अगर बुक्स में वैल्यू इतनी बची हुई है और आप उसको 0 रुपए में बेच देते तो बेटा आपको होगा लॉस, और लॉस के ऊपर होता है बेटा टैक्स सेविंग।
इनकम नेगेटिव, टैक्स नेगेटिव, टैक्स का रेट बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ 50%, तो इसके ऊपर 50% रेट अप्लाई कर दूंगा। 52.675 के ऊपर 50% के हिसाब से 26.338। तो इनकम नेगेटिव, टैक्स नेगेटिव। फिर हम क्या करते हैं टर्मिनल में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करके बेटा मेरे पास जो पैसे आएंगे 0 माइनस में 26.33, तो टाइम 6 पर आपको 26.338 लाख भी मिलेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो ये जो कैश फ्लोज बेटा आपने ऊपर कैलकुलेट करें, इनकी प्रेजेंट वैल्यू तो लगेगी, साथ में इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लगेगी। तो टोटल पीवीसीआई इज इक्वल टू बेटा, एक तो ये वाली पीवीसीआई है, ये वाली सारी कैलकुलेशन, प्लस इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लगेगी 6 साल के फैक्टर के साथ। तो पहले ऊपर वाली की कैलकुलेशन कर देता हूं एक बार। 140 मल्टीप्लाई 0.869, 140 मल्टीप्लाई 0.869, 206.66 मल्टीप्लाई 0.756, 236.45 मल्टीप्लाई 0.658, 269.63 मल्टीप्लाई 0.572, 259.76 मल्टीप्लाई 0.497, 252.97 मल्टीप्लाई 0.432। तो टोटल वैल्यू बनती है बेटा पीवीसीआई 826.09। 826 तो यही वाली वैल्यू है बेटा, ऊपर वाली क्वेश्चन में यही वाली वैल्यू यूज करी हुई है, टर्मिनल वैल्यू नहीं निकाली, लेकिन हम निकालेंगे। 26.338 मल्टीप्लाई है, क्योंकि बेटा 6 साल में मुझे मिलेगा, क्योंकि मुझे 6 साल में मिलेगा, तो बेटा मुझे 6 साल के फैक्टर का टोटल करना है। 6 साल में मिलेगा तो बेटा मुझे 6 साल के फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 साल का जो फैक्टर है वो है 0.432। तो 26.338 मल्टीप्लाई बाय 0.432, तो बेटा मैं इसको ऐड कर देता हूँ 826.09 में, तो हमारे पास आएगा 837.47 लाख। ये पीवीसीआई है बेटा फाइनल। और अगर मेरे को एनपीवी निकालनी है तो एनपीवी निकालने के लिए मैं इसका प्रयोग करूंगा, पीवीसीआई माइनस में पीवीसीओ, जो कि पीवीसीओ बेटा हमने कैलकुलेट करी थी वो थी 815.75। तो मेरे पास एनपीवी आ जाएगी 21.72 लाख। ठीक है बेटा, अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे तो क्वेश्चन नंबर बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़े। अ केमिकल कंपनी इज कंसीडरिंग रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग मशीन विद वन कोस्टिंग रुपये 65,000। तो बेटा मेरे पास एक पुरानी मशीन पहले से है, मैं उसको एक नई मशीन के साथ बदल रहा हूँ, और नई मशीन है बेटा 65,000 रुपए की। द एग्जिस्टिंग मशीन वाज ओरिजिनली परचेज्ड फॉर 2 years ago for rupees 28,000 and is being depreciated by straight line method over its 7-year life period। तो बेटा 2 साल पहले कभी खरीदी थी 28,000 रुपए की, और इसकी जो टोटल लाइफ है वो 7 साल की, और स्क्रैप वैल्यू बेटा 0 है। It can be currently be sold at rupees 30,000 with no removal cost। तो बेटा अगर मैं इसको भी बेचने जाऊं तो 30,000 रुपए की बिक जाती है। 65,000 रुपए की खरीदी थी, खरीदनी है बेटा नई मशीन। पुरानी मशीन बेटा हमने 28,000 रुपए की कभी खरीदी थी, जिसके ऊपर 2 साल का डेप्रिसिएशन भी लग चुका है। उसके बाद भी ये मशीन अभी 30,000 रुपए की बिक सकती है। द न्यू मशीन वुड कॉस्ट 10,000 टू इंस्टॉल। बेटा नई वाली मशीन 65,000 रुपीज की तो आनी है। इसके अलावा बेटा इस वाली मशीन के ऊपर 10,000 रुपए की इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी लगनी है, तो टोटल 75,000 तो नई मशीन के ऊपर आ ही जाना है। अच्छा जी बेटा 5 साल की लाइफ, 5 साल का इसको डेप्रिसिएशन भी लगाओगे एंड वुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर 5 ईयर। तो बेटा पुरानी मशीन बेशक जब खरीदी तब उसकी लाइफ 7 साल की थी, लेकिन अभी उसकी जो बची हुई लाइफ है वो कितनी है, 5 साल है। नई मशीन की भी जो लाइफ है वो भी 5 साल है, क्योंकि पुरानी मशीन 2 साल ऑलरेडी चल चुकी है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन में आगे बताया, the management believes that the new machine would have a salvage value of rupees 5,000 at the end of 5 years। 5 साल बाद बेटा नई मशीन 5,000 रुपए की बिक सकती है। The management also estimate the increase in working capital requirement of rupees 10,000 as a result of expanded operation with the new machine। तो बेटा नई मशीन अगर आप लेते हो तो आपको 10,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल भी लगानी पड़ेगी। तो बेटा 65,000 रुपए, 10,000 रुपए की इंस्टॉलेशन कॉस्ट और 10,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल, ये तीन मेरे पास इनिशियल कैश आउटफ्लो हो गए। As a result of expanded operation with the new machine, the firm is taxed at the rate of 55% on normal income and 30% on capital gain। तो बेटा जो आपके रेगुलर कैश इनफ्लोज वाले जो प्रॉफिट होंगे उसके ऊपर आपको 55% का टैक्स देना है, और कैपिटल लॉस और कैपिटल प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% का टैक्स देना है। जैसे अभी 30% टैक्स के ऊपर अप्लाई होगा, जैसे पुरानी मशीन बेटा जो आपने कभी 28,000 रुपए की खरीदी थी,
अगर मैं इसको बेटा 7 साल की लाइफ मान के चलूं और इसकी स्क्रैप वैल्यू बेटा हमारे पास 0 होगी, तो 7 साल के अंदर बेटा इसका डेप्रिसिएशन हर साल कितना लगेगा? 4,000 रुपए। 28,000 माइनस में स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाय लाइफ 7 साल, तो 4,000 रुपए पर एनम का डेप्रिसिएशन आएगा। 2 साल का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर ऑलरेडी लग चुका है, तो 28,000 में से बेटा अगर 2 साल का डेप्रिसिएशन 8,000 रुपए माइनस कर दे तो 20,000 रुपए की वैल्यू बचती है। और 20,000 वाली आइटम अगर आपकी बेचोगे कितने की? बेटा हम इसको बेचने वाले हैं 30,000 रुपए में। तो बेटा नई वाली मशीन पुरानी मशीन के ऊपर बेटा आपको प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि आप 20,000 वाली मशीन 30,000 रुपए की बेचने वाले, तो फिर आपको बेटा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट के ऊपर आपको देना पड़ेगा टैक्स। टैक्स किस रेट से देना पड़ेगा बेटा? कैपिटल गेन के ऊपर हमें 30% के हिसाब से टैक्स देना है, तो वो टैक्स हम पे करेंगे। अच्छा, द कंपनी इज एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स पोस्ट प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। बेटा हमारे पास है प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, जबकि बेटा हमें कैश फ्लोज चाहिए होते हैं, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए होते बेटा, कैश फ्लोज चाहिए। ठीक है, और ये कैश फ्लोज बेटा हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? देखिए 5 साल के बेटा हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीन के और नई मशीन के दोनों के प्रॉफिट अवेलेबल है। तो बेटा पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट कर रखा है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, उसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस किया जा चुका होगा, आपको फॉर्मेट याद है। ईबीडीटी माइनस में डेप्रिसिएशन करते हैं तो ईबीटी आता है, फिर टैक्स माइनस करते हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है। और अर्निंग आफ्टर टैक्स में हमें बेटा डेप्रिसिएशन वापस से ऐड बैक करना पड़ता है, तब जाकर के हमारे पास कैश फ्लोज आते हैं। तो ये बेटा पुरानी मशीन का और नई मशीन का हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है, और इसके ऊपर बेटा मुझे पहले क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन मुझे वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे पास कैश फ्लोज आ जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? पुरानी मशीन का डेप्रिसिएशन बेटा 4,000 रुपए है, और नई वाली मशीन का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा बेटा कॉस्ट बेटा नई वाली मशीन की 65 प्लस 10, टोटल हो जाएगी बेटा 75,000, माइनस में स्क्रैप वैल्यू 5,000 हो, और बेटा लाइफ हमारे पास है इसकी 5 साल, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा बेटा 60,000 डिवाइडेड बाय 12,000 रुपीज। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हमारे पास आने वाला है 8,000 रुपए। कैलकुलेट द नेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द न्यू मशीन। बेटा नेट इन्वेस्टमेंट तो अभी आपको आज की रेट के अंदर कितनी लगानी पड़ेगी, वो इनिशियल कैश आउटफ्लो में देखेंगे। उसके बाद बेटा आपको 15% का डिस्काउंट लेना है और आपको बताना है कि आप इस मशीन को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। तो अभी हम बेटा इसको डिसाइड करते हैं।